बहुत सोचने और विचार करने के बाद मालती के पास जब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा तो वो बोतल में जाने को तैयार हो चुकी थी। पर जैसे ही वो बोतल में उतरने लगी तभी वहां अंगुना पहुंच गई। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा शिकार है, इसे मैं ही खत्म करूंगी। ये देख चंद्रकला और टीले वाले बाबा दोनों चौंक गए। चंद्रकला ने अंगुना को जवाब देते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से अंगुना, वरना तुम्हें भी इस प्रतिष्ठी यज्ञ में भस्म कर दूंगी। ये सुनकर अंगुना जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, ऐसी झूठी धमकियों से तुम सिर्फ मालती को डरा सकती हो, मुझे नहीं। प्रतिष्ठी यज्ञ का कार्य सिद्ध हो चुका है और अब वो एक साधारण अग्नि के सिवाय कुछ नहीं है। ये कहकर अंगुना ने जोर से फूंक मारी और फूंक मारते ही जलती हुई अग्नि एक ही झटके में बुझ गई। लेकिन सिर्फ आग ही नहीं बुझी थी, बल्कि आग बुझने के साथ हो रही जोरों की बारिश भी थम गई थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे ज्यादा चकित हुई थी मालती, क्योंकि चंद्रकला ने उसे इसी अग्नि में भस्म करने की धमकी दी थी। अंगुना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मालती को मेरे हवाले कर दो और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मुझे मजबूरन तुम दोनों पर मेरुदंड का इस्तेमाल करना होगा। ये सब सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके लिए एक तरफ तो कुआं था और दूसरी तरफ खाई। अगर वो अपने आप को चंद्रकला के चंगुल से बचा भी लेती तो अंगुना उसे नहीं छोड़ती। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। चंद्रकला ने जवाब देते हुए कहा, अंगुना, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि मेरुदंड का इस्तेमाल तुम एक दिन में 2 बार नहीं कर सकती हो, और ना ही ऐसे इंसान पर उसका इस्तेमाल कर सकती हो जिसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो। ये सुनकर अंगुना भी हक्का बक्का रह गई कि चंद्रकला को काली दुनिया के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तब तक वहां पर कटीली भी पहुंच चुकी थी। अंगुना ने चंद्रकला की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरुदंड की शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी खुद की शक्तियाँ तो इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। लेकिन कटीली नहीं चाहती थी कि अंगुना ऐसा कुछ भी करे, क्योंकि इन सब में हर तरफ से सिर्फ अंगुना का ही नुकसान था। पर कटीली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगुना को सच्चाई बताए कैसे। कटीली ये सब सोच ही रही थी कि तब तक मेरुदंड अंगुना के हाथ से गायब हो चुका था। ये होते ही अंगुना ने झटके से अपने दोनों हाथ टीले वाले बाबा और चंद्रकला की तरफ किए और अंगुना के हाथों में से रस्सी के जैसा काले रंग का जाल निकलने लगा। ये देख टीले वाले बाबा और चंद्रकला दोनों चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि टीले वाले बाबा कुछ कर पाते, उस जाल ने दोनों को जकड़ लिया था। ये देख अंगुना जोर जोर से हंसने लगी। चंद्रकला ने अपने हाथ से मालती की गर्दन अभी पकड़ी हुई थी, लेकिन जाल की वजह से अब गर्दन पर पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। मालती भी अब फड़फड़ाने लगी थी ताकि वो कम से कम चंद्रकला की मुट्ठी की कैद से तो आजाद हो सके। लेकिन तभी टीले वाले बाबा और चंद्रकला ने आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मंत्रोच्चार करने शुरू कर दिए। मंत्रोच्चार खत्म होते ही दोनों ने अपने शरीर का जोर लगाया और एक ही झटके में उस जाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख अंगुना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस जाल को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी शक्तियाँ इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं उसने मेरुदंड का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, क्योंकि मेरुदंड के गलत इस्तेमाल से ही उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ सकती थी। वो जाल इतनी आसानी से टूटने के बाद टीले वाले बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ सोचते हुए चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, इस जाल का आसानी से टूटने का मतलब है अंगुना की शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। यही सबसे सही मौका है अंगुना को भी कैद करने का।
मुझे लगता है हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। ये सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर भी चमक आ गई, क्योंकि उसने सिर्फ मालती को ही कैद करने का सोचा था, लेकिन यहाँ तो अंगुना को भी कैद करने का मौका मिल रहा था। चंद्रकला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मालती इन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने अंगुना से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंगुना ने उस पे जो हमला किया था उसकी वजह से अब मालती अंगुना से नफरत करने लगी थी। भले ही अंगुना की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो काली शक्तियों के साम्राज्य की प्रधान थी, तो उसे कैद करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए चंद्रकला और टीले वाले बाबा दोनों ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। अंगुना अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन कटीली ने चंद्रकला और टीले वाले बाबा को शक्तियां एकत्रित करते हुए देख लिया था। कटीली समझ गई थी कि जरूर ये दोनों अंगुना पर हमला करने वाले हैं। कटीली ने मन ही मन कहा, अब मुझे अंगुना को सब सच सच बताना ही होगा, चाहे उसके लिए अंगुना मुझे कोई भी सजा क्यों ना दे। वो अंगुना के नजदीक गई और हड़बड़ाते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना होगा अंगुना, ये दोनों तुम पर हमला करने वाले हैं और तुम इनसे सामना नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई हैं। अंगुना समझ नहीं पाई। उसने कटीली से झल्लाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो कटीली? साफ साफ कहो। कटीली ने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, अंगुना, वो मुझे माफ कर देना अंगुना, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालती को उस गायत्री को मारते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं वो गायत्री जिंदा कैसे बच गई। ये सुनकर अंगुना गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने कटीली से कहा, इसका मतलब मालती ने अभी तक 3 ही शिकार किए हैं। जवाब देते हुए कटीली ने कहा, हाँ अंगुना, वो तो अच्छा हुआ कि मेरुदंड का वार खाली चला गया, वरना तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो देती। कटीली ने देखा कि अंगुना का गुस्सा उसके चरम पर है। ये देखकर कटीली ने कहा, और खाली चला गया, वरना तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो देती। कटीली ने देखा कि अंगुना का गुस्सा उसके चरम पर है। ये देखकर कटीली ने कहा, मैं जानती हूँ अंगुना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे देना, लेकिन अभी यहाँ से भागना होगा हमें। अंगुना ने अपना गुस्सा कुछ शांत किया और चंद्रकला की तरफ देखा, जो टीले वाले बाबा के साथ मिलकर अपनी शक्तियाँ एकत्रित कर चुकी थी। पर इससे पहले कि चंद्रकला उस पर हमला करे, उसने कटीली की बात मानी और दोनों वहाँ से उड़ गए। ये देख टीले वाले बाबा और चंद्रकला हाथ मलते रह गए, लेकिन मालती अभी भी उनकी मुट्ठी में थी। चंद्रकला ने मालती को देखते हुए कहा, चलो मालती, अब समय आ गया है तुम्हारा बोतल में उतरने का। पर मालती ने गुहार लगाते हुए कहा, देखो चंद्रकला, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं सताऊंगी, ना ही किसी से कोई बदला लूंगी, मुझे बस जाने दो। चंद्रकला ने मालती को धमकाते हुए कहा, देखो मालती, इन सब के लिए अब हमारे पास समय नहीं है। अगर बोतल में कैद नहीं हुई तो मजबूरन हमें तुम्हें भस्म करना होगा। मालती ये तो समझ गई थी कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए अभी भी फड़फड़ा रही थी। चंद्रकला ने मालती को समझाते हुए कहा, देखो मालती, ये बात हम भी जानते हैं कि हालात के चलते तुम काला साया बनी हो, इसीलिए सही समय आने पर मैं और टीले वाले बाबा तुम्हें और जितेंद्र को मुक्त भी कर देंगे। जितेंद्र का नाम सुनते ही मालती की आंखें चमक गई। उसने चंद्रकला से प्रार्थना करते हुए कहा, जितेंद्र, बस एक आखिरी बार जितेंद्र से मिलने दो, फिर मैं खुद बोतल में चली जाऊंगी। मालती के ये कहने में एक साजिश झलक रही थी, जो चंद्रकला ने भाप ली थी। चंद्रकला ने टीले वाले बाबा की तरफ देखा तो टीले वाले बाबा ने भी ना में सिर हिलाया। मालती ने फिर चंद्रकला को भावुक करते हुए कहा, क्या हुआ चंद्रकला, क्या सोच रही हो? क्या मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की जाएगी? जीते जी यामिनी ने तो हम दोनों को मिलने नहीं दिया, क्या तुम भी हमें नहीं मिलने दोगी? मालती की बातों का असर अब चंद्रकला पर हो रहा था और दरअसल मालती भी सिर्फ समय गंवाना चाहती थी, क्योंकि मालती जानती थी कि उसने जब जितेंद्र को याद किया था तो ये बात जितेंद्र तक पहुंच चुकी थी, तो जितेंद्र किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है।
लेकिन जब टीले वाले बाबा ने देखा कि चंद्रकला पर मालती की झूठी भावनाओं का असर हो रहा है, तो टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, सुबह होने वाली है। सुबह होने से पहले हमें मालती को कैद करना होगा। ये सुनते ही चंद्रकला का ध्यान टूटा। उसने मालती से चिल्लाते हुए कहा, मालती, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, बोतल में चली जाओ वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद भी जब मालती ने कुछ नहीं कहा तो टीले वाले बाबा ने क्रोधित होकर पास में ही पड़ी सामग्री उठाई। उसने कुछ मंत्र फूंके और उसे गुस्से में हवन कुंड में स्वाहित कर दिया। हवन कुंड में सामग्री जाते ही एक बार में उसमें अग्नि जलने लगी। टीले वाले बाबा का गुस्सा देखकर मालती काफी ज्यादा डर गई। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंद्रकला, मैं बोतल में जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर मालती ने बेमन अपने आप को एक धुएं में बदल लिया और अपना आकार छोटा करते हुए बोतल में जाने लगी। मालती लगभग बोतल में प्रवेश कर चुकी थी। सिर्फ उसका चेहरा बाहर था, तभी उसे दूर से जितेंद्र आता हुआ दिखाई दिया। जितेंद्र को देखकर मालती वापस बाहर आना चाहती थी, लेकिन ये अब संभव नहीं था। जितेंद्र ने भी मालती को बोतल में जाते हुए देख लिया था। उसने दूर से ही मालती को आवाज लगाई, मालती। मालती ने दूर से आते हुए जितेंद्र को जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाना होगा जितेंद्र, लेकिन मुझसे वादा करो, तुम इस चंद्रकला और उस अंगुना को सबक सिखाए बगैर छोड़ोगे नहीं। मालती ने इतना ही कहा था कि टीले वाले बाबा ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और मालती हमेशा हमेशा के लिए उस बोतल में कैद हो गई। जैसे ही जितेंद्र ने ये देखा, वो गुस्से से लाल हो गया। चंद्रकला, आजाद कर दो मालती को इस बोतल से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे मायापुर में हर चौराहे पर लाशें जलेंगी। मालती को आजाद कर दो चंद्रकला। इस पर चंद्रकला ने जितेंद्र को समझाते हुए कहा, देखो जितेंद्र, ये मालती का खुद का फैसला था। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी एक बोतल में कैद हो जाओ। समय आने पर मैं खुद तुम दोनों को मुक्ति दिला दूंगी। जितेंद्र समझ गया कि ये लोग मालती को आजाद नहीं करेंगे, तो जितेंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाला हूँ चंद्रकला, लेकिन मैं मालती को आजाद करवा कर रहूंगा, और ये वादा है मेरा मालती से। कहकर जितेंद्र वहां से चला गया। जितेंद्र के जाने के बाद टीले वाले बाबा और चंद्रकला ने आखिरकार राहत की सांस ली। चंद्रकला ने बोतल की तरफ देखा जो सफेद धुएं से भरी हुई थी। तब तक सूरज ने भी अपनी रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी थी। ये देख टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, ये लो चंद्रकला, मायापुर में एक नए सवेरे का आगमन हुआ है। चंद्रकला ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से कहा, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बाबा, आपके बिना ये संभव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इस पर बाबा ने कहा, नहीं चंद्रकला, मायापुर और मायापुर के लोगों के लिए तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की वजह से ये संभव हो पाया है। लेकिन तभी चंद्रकला के जहन में एक सवाल दौड़ आया। उसने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, लेकिन बाबा, इस बोतल को कहाँ रखेंगे? टीले वाले बाबा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तुम निश्चिंत रहो चंद्रकला, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर चंद्रकला सच में पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी और दोनों वहां से गांव की तरफ चले गए। सच कहा था टीले वाले बाबा ने, आज सच में मायापुर में एक नए सवेरे का आगमन हुआ था। सूरज की पहली किरण से ही पूरा गांव जगमगा उठा था। मुर्गों ने भी आज खुलकर बांग दी थी। चिड़ियों का चहचहाना भी चरम पर था। हालांकि अभी तक गांव वालों को मालती के बारे में पता भी नहीं चला था, लेकिन फिर भी गांव वालों के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई थी। पर जब टीले वाले बाबा और चंद्रकला निधि के पास मोहन जी के घर गए और मोहन जी को जब बताया कि उन्होंने उस काले साए को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया है, तो ये सुनकर मोहन जी और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आज उनकी बेटी शारदा की आत्मा को शांति मिली है। अपनी बेटी को याद करके मोहन जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ जोड़कर चंद्रकला और टीले वाले बाबा को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही टीले वाले बाबा ने मोहन जी को ये बात बताई,
वैसे ही ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ गांव वाले हवेली पहुंचे और यामिनी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि चंद्रकला को फिर से स्वीकार करने के लिए जल्द से जल्द पंचायत बैठाई जाए। इतने सारे लोगों का प्रस्ताव यामिनी ठुकरा नहीं सकी। मजबूरन उसने 9 बजे पंचायत का समय तय किया। लेकिन यामिनी ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ गई थी। उसने गांव वालों के जाने के बाद योगेंद्र से कहा, भैया मैं उस चंद्रकला से पंचायत में ऐसे ऐसे सवाल करूंगी कि चंद्रकला उनका कोई जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद योगेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, पागल हो गई हो, ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। इस वक्त सबकी भावनाएं चंद्रकला के साथ जुड़ी हुई है। अगर इस वक्त ऐसा कुछ करोगी तो गांव वाले तुमसे ही नफरत करने लगेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि गांव वालों को प्रभावित करने के लिए चंद्रकला के आने की खुशी में ऐसा कुछ करो कि सभी गांव वाले खुश हो जाए। यामिनी को योगेंद्र की बात रास आ रही थी और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में 9 बज चुके थे और पंचायत का समय हो गया था। लेकिन आज गांव वालों से सब्र नहीं किया जा रहा था और वो 9 बजे से पहले पंचायत पहुंच चुके थे। पूरे गांव वाले मालती के जाने और चंद्रकला के आने की खुशी मना रहे थे। लेकिन सब लोग ये बात भूल रहे थे कि आज फैसला सिर्फ चंद्रकला का नहीं बल्कि रेशमी का होने वाला था कि चंद्रकला के आने के बाद रेशमी को लेकर क्या फैसला होगा। क्या वो जिन इरादों के साथ मायापुर आई थी उन इरादों में सफल हो पाएगी या उसे मायापुर छोड़कर जाना होगा। और आखिर कैसे आजाद करवाएगा जितेंद्र मालती को।